मंगलवार का दिन था। जगह व्हाइट हाउस के ठीक नीचे बंकर में बना सिचुएशन रूम, जहां एक भारी सी मेज के चारों तरफ अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के टॉप बॉसेस बैठे थे, जिनमें शामिल थे CIA के डायरेक्टर, रक्षा मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इस रूम में चारों तरफ बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर दुनिया भर के नक्शे दिखाई दे रहे थे। कमरे में इतनी शांति थी कि आप घड़ी की सुई की आवाज भी सुन सकते थे। इन सबके बीच सेंटर चेयर पर बैठा था दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी। उसकी नजरों के सामने कुछ कार्ड्स रखे थे, जिन पर कुछ लोगों के चेहरे चस्पा थे और साथ ही उनकी उम्र, उनका बायोडेटा और उनके गुनाहों की लिस्ट भी उन कार्ड्स पर दर्ज थी। वो आदमी बहुत खामोशी से इन चेहरों को घूरता, काफी देर तक सोचने के बाद एक कार्ड उठाता और कार्ड पर छपे चेहरे पर उंगली रख देता। इस ताकतवर आदमी के एक इशारे के बाद उस शख्स के ठिकाने पर हजारों किलोमीटर दूर सोमालिया या यमन के आसमान से एक मिसाइल मौत बनकर गिरती थी। एक भयानक धमाका होता और वो इंसान हमेशा के लिए खाक हो जाता। कई बार उसके आसपास मौजूद बेगुनाह लोग भी मारे जाते थे। व्हाइट हाउस के अफसर हर हफ्ते होने वाले मौत के इस खौफनाक खेल को टेरर ट्यूसडे कहते थे। एक ऐसा दिन जब दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी खुद जज और खुद ही जल्लाद बन जाता था। आप सोच रहे होंगे कि बिना कोर्ट कचहरी के बेदर्दी से मौत बांटने वाला यह इंसान शायद कोई खूंखार तानाशाह होगा, लेकिन नहीं, ये वो इंसान है जिसे शांति के नोबेल प्राइज से नवाजा गया, जिसकी एक स्माइल और स्वैग पर पूरी दुनिया फिदा थी, जो भाषण देते देते अचानक गाना गाने लगता था। ये वो लीडर था जिसने लाइव टीवी पर एक उड़ती मक्खी को हाथ से मारकर दुनिया को अपना कूल अंदाज दिखाया था, जो व्हाइट हाउस के सफाई कर्मचारियों के साथ बास्केटबॉल खेलते नजर आता। लेकिन यह सिक्के का सिर्फ एक पहलू था। सिक्के के दूसरे पहलू पर एक ऐसा खौफनाक सच दर्ज है जिसे अमेरिका का मेनस्ट्रीम मीडिया भी अक्सर दबा देता है। कैमरे के पीछे इसी मुस्कुराते हुए इंसान ने अमेरिका के इतिहास में सबसे ज्यादा पत्रकारों और विसल ब्लोअर्स के फोन टैप करवाए। ये कहानी है उस दुबले पतले लड़के की जिसे इंडोनेशिया की सड़कों पर लोग प्यार से बैरी बुलाते थे। एक ऐसा लड़का जो अपनी पहचान को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहा, जो जवानी में हवाई के अंदर चूम गैंग नाम का एक ग्रुप चलाता था, जिसका काम था दोस्तों के साथ छुपकर गांजे के कश लगाना। आखिर वो विद्रोही लड़का दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति कैसे बन गया? इसका जवाब उसकी उस खतरनाक शिकागो पॉलिटिक्स में छुपा है, जब उसने राजनीति में अपना पहला कदम रखते ही सारे उसूल ताक पर रख दिए थे। उसने वकीलों की एक भारी भरकम फौज लगाई और अपने विरोधियों के फॉर्म में छोटी छोटी गलतियां निकालकर उन्हें बिना लड़े ही चुनावी मैदान से बाहर कर दिया। उसने अपनी उस गुरु तक को नहीं बख्शा जिसने उसे राजनीति के सारे गुर सिखाए थे। कहने को तो यह इंसान उम्मीद और बदलाव का मसीहा था। दुनिया आज भी इसे एक रॉक स्टार की तरह पूछती है, लेकिन बंद कमरों के पीछे सच्चाई बहुत डार्क और क्रूर है। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक हुसैन ओबामा की। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबरगांव। आज सत्ताधीश में हम उस ओबामा की बात नहीं करेंगे जिसे आप और हम टीवी पर देखते आए हैं। आज हम बात करेंगे हॉट माइक पर गालियां बकने वाले प्रेसिडेंट की, और साथ ही ओबामा के मिशेल से मिलने की कहानी भी सुनाएंगे। वही मिशेल जिसकी वजह से ओबामा को लोगों ने सेलिब्रिटी का दर्जा दे दिया। तो आइए ओवल ऑफिस के बंद दरवाजों के भीतर चलें और जानें कि उस चमकते हुए नोबेल प्राइज के पीछे आखिर कौन है असली बराक ओबामा। सत्ताधीश में आगे भी हम आपको दुनिया भर के ऐसे लीडर्स की कहानी सुनाएंगे जिनमें से कुछ संघर्ष में तपे और कुछ अपनी तिकड़मबाजी से ऐसे मुकाम तक पहुंचे जहां वो कहलाए सत्ताधीश। At the stroke of the midnight hour, when Our the difficulty, world as I said, is not about the ultimate future. होना चाहिए इस देश का लोकतंत्र मजबूत हो। बात 1970 के दशक की है। जगह थी अमेरिका का खूबसूरत राज्य हवाई। यहाँ एक दुबला पतला लड़का रहता था जिसे स्कूल में गोरे बच्चे प्यार से बैरी बुलाते थे।
बैरी अपनी पहचान को लेकर बचपन से ही एक भयंकर मानसिक संकट से गुजर रहा था। उसे समझ ही नहीं आता था कि वो ब्लैक है या वाइट। इसकी वजह उसका अपना परिवार था। उसके पिता का नाम था बराक ओबामा सीनियर, जो अफ्रीका के देश केन्या के रहने वाले थे। उनके दादा मुसलमान थे और उसी खानदानी नाम की वजह से ओबामा के नाम में हुसैन जुड़ गया। लेकिन जब ओबामा सीनियर बड़े हुए तो उन्होंने धर्म को मानना छोड़ दिया था और वो नास्तिक यानी अथीस्ट बन चुके थे। वो स्कॉलरशिप पर अमेरिका के हवाई में पढ़ने आए थे। यहीं उनकी मुलाकात ओबामा की वाइट अमेरिकन मां एन डनम से हुई। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन जब ओबामा सिर्फ 2 साल के थे तब उनके पिता उन्हें और उनकी मां को अकेला छोड़कर आगे की पढ़ाई के लिए हार्वर्ड चले गए और बाद में तलाक लेकर वापस अपने देश केन्या लौट गए। ओबामा ने पूरी जिंदगी में अपने पिता को सिर्फ एक बार देखा था, जब वो महज 10 साल के थे। कुछ वक्त बाद ओबामा की मां ने दूसरी शादी कर ली। उनके सौतेले पिता लोलो सोएतोरो इंडोनेशिया के रहने वाले थे। वो भी धर्म का कोई खास पालन नहीं करते थे। ओबामा ने भी बड़े होकर ईसाई धर्म अपना लिया था। पिता के जाने के बाद ओबामा को उनकी गोरी मां और वाइट अमेरिकन नाना नानी ने पाला। यानी ओबामा दिखने में तो अफ्रीकन और ब्लैक थे, लेकिन उनके घर के अंदर का पूरा माहौल वाइट लोगों वाला था। वो जिस शहर में पले बड़े वहां ब्लैक लोग ना के बराबर थे। जब वो शीशे में देखते थे तो उन्हें एक ब्लैक लड़का दिखता था, लेकिन उनकी पूरी दुनिया वाइट लोगों से भरी हुई थी। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि वो गोरों की दुनिया का हिस्सा है या अश्वेत लोगों की कम्युनिटी का। और इसी भयंकर कंफ्यूजन ने ही उन्हें बगावत की ओर धकेल दिया। ओबामा ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया। इस ग्रुप का नाम था चूम गैंग। हवाई की लोकल भाषा में चूम का मतलब होता है गांजे का कश लगाना। ये लड़के एक पुरानी फॉक्सवैगन वैन में बैठते थे, गाड़ी के सारे शीशे बंद करते थे और तब तक गांजा फूंकते थे जब तक पूरी वैन धुएं से भर ना जाए। बैरी ने इस ग्रुप में एक अजीब सा रूल बनाया था, जिसे वो इंटरसेप्शन कहता था। रूल ये था कि अगर कोई दूसरा लड़का गांजे का कश ले रहा है तो बैरी बीच में ही झपट्टा मारकर उसे छीन लेता था। लेकिन बैरी के अंदर सिर्फ एक बागी नहीं बल्कि एक तेज दिमाग भी पल रहा था। वो स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही राजनीति को लेकर बहुत मुखर थे। साल 1981 की बात है। ओबामा उस वक्त लॉस एंजलिस के ऑक्सीडेंटल कॉलेज में पढ़ते थे। उस दौर में साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला रंगभेद के खिलाफ लड़ रहे थे। 19 साल के ओबामा ने कॉलेज कैंपस में रंगभेद के खिलाफ एक रैली में हिस्सा लिया। ये उनकी जिंदगी की पहली राजनीतिक स्पीच थी, जहां उन्होंने कहा था कि हमें उन लोगों की आवाज बनना होगा जिन्हें कुचला जा रहा है। और इसी साल यानी 1981 में ओबामा ने एक ऐसा सफर किया जिसका जिक्र बहुत कम होता है। वो अपनी मां से मिलने इंडोनेशिया गए थे। वहां से लौटते हुए वो सीधे पाकिस्तान पहुंच गए। ये कोई सरकारी दौरा नहीं था। वो अपने कॉलेज के 2 पाकिस्तानी दोस्तों हसन चंदू और वाहिद हामिद के साथ वहां गए थे। ओबामा करीब 3 हफ्ते तक पाकिस्तान में रहे। वो कराची में अपने दोस्त के परिवार के साथ रुके। वो हैदराबाद गए। उन्होंने सिंध के जंगलों में तीतर का शिकार भी किया। सालों बाद जब ओबामा राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक इवेंट में इस दौरे का जिक्र करते हुए कहा था कि पाकिस्तान मेरे लिए कोई अनजान जगह नहीं है। मैंने वहां 1981 में वक्त बिताया है और मैंने वहां कीमा और दाल पकाना सीखा है। इस सफर ने एक नौजवान ओबामा को दुनिया की मुस्लिम और एशियाई संस्कृति को करीब से समझने का नजरिया दिया था। साल था 1985। ओबामा अमेरिका के शहर शिकागो आ गए थे। यहां उन्होंने करीब 3 साल तक एक कम्युनिटी वर्कर के तौर पर काम किया। अमेरिका में कम्युनिटी वर्कर का मतलब है वो इंसान जो एसी कमरों वाले दफ्तर में नहीं बैठता, वो सीधे आम लोगों के बीच जमीन पर जाकर काम करता है। ओबामा शिकागो के सबसे गरीब और ब्लैक आबादी वाले इलाकों में गए। उस वक्त शिकागो में कई स्टील फैक्ट्रियां बंद हो रही थी। हजारों लोग बेरोजगार हो रहे थे। ओबामा ने उन गरीब परिवारों को इकट्ठा किया और उनके लिए नौकरियों का इंतजाम करवाया। गरीब बस्तियों में टूटे हुए घरों को ठीक करवाने और साफ सफाई के लिए सरकार पर दबाव बनाया। इस ग्राउंड वर्क ने ओबामा को 2 सबसे बड़ी ताकतें दी। पहला, जनता का अटूट भरोसा और दूसरा, लोगों के बीच खड़े होकर भाषण देने और उन्हें अपनी बातों से जोड़ने की जबरदस्त कला। ग्राउंड पर लोगों की मदद करने के बाद साल 1988 में ओबामा कानून की पढ़ाई करने के लिए हार्वर्ड चले गए। साल 1989 की बात है। ओबामा हार्वर्ड से वकालत पढ़ रहे थे।
गर्मियों की छुट्टियों में वो शिकागो की एक बहुत बड़ी लॉ फर्म में इंटर्नशिप करने आए। फर्म का नाम था सिडली ऑस्टिन। यहीं उनकी मुलाकात एक तेज तर्रार महिला वकील से हुई जिनका नाम था मिशेल रॉबिन्सन। मिशेल उस फर्म में ओबामा की एडवाइजर यानी उनकी बॉस थी। मिशेल शिकागो के साउथ साइड इलाके से आती थी जो ब्लैक लोगों का एक बहुत साधारण और वर्किंग क्लास वाला इलाका था। जब मिशेल ने पहली बार इस हार्वर्ड वाले लड़के को देखा तो उन्हें लगा कि यह कोई घमंडी और बातूनी लड़का होगा, लेकिन ओबामा का अंदाज ऐसा था कि दोनों जल्द ही करीब आ गए। उनकी पहली डेट भी बहुत दिलचस्प थी। ओबामा मिशेल को बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम खिलाने ले गए और फिर दोनों ने मशहूर डायरेक्टर स्पाइक ली की फिल्म डू द राइट थिंग देखी। लेकिन यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं थी, यहीं से ओबामा का पूरा वजूद बदलने वाला था। ओबामा बचपन से अपनी ब्लैक पहचान को लेकर कंफ्यूज थे। उनका कोई परमानेंट घर नहीं था, पिता छोड़कर जा चुके थे। गोरे लोगों के बीच पलने की वजह से उन्हें पता ही नहीं था कि असली ब्लैक कल्चर क्या होता है। लेकिन मिशेल ने उन्हें वो सब दिया जो ओबामा के पास कभी नहीं था, एक परिवार और एक ठहराव। मिशेल उन्हें शिकागो की ब्लैक बस्तियों में ले जाती थी। उन्होंने ओबामा को असली अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी से रूबरू करवाया। मिशेल ने ओबामा को जमीन से जोड़ा, उनके अंदर का वो गुरूर खत्म किया जो हार्वर्ड से पढ़कर आने वाले लड़कों में होता है। मिशेल के परिवार के साथ उठने बैठने के बाद ओबामा को पहली बार समझ आया कि एक आम ब्लैक परिवार के दुख दर्द क्या होते हैं। मिशेल ने ही ओबामा को एक भटके हुए लड़के से एक सुलझा हुआ लीडर बनाया। मिशेल का साथ पाकर ओबामा ने राजनीति में उतरने का फैसला किया। लेकिन अमेरिका की राजनीति हमारे यहां जैसी नहीं है, इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। अमेरिका में मुख्य तौर पर सिर्फ दो पार्टियां हैं। पहली रिपब्लिकन पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह हाथी है। यह पार्टी कंजर्वेटिव यानी पुरानी सोच वाली मानी जाती है। ये व्यापार, अमीर लोगों, टैक्स कम करने और कट्टर ईसाई धर्म की बातें ज्यादा करती है। दूसरी ओर है डेमोक्रेटिक पार्टी जिसका चुनाव चिन्ह गधा है। यह पार्टी लिबरल सोच वाली है। यह मजदूरों, अल्पसंख्यकों, औरतों के हक और गरीबों की सरकारी मदद देने की बात करती है। ओबामा एक कम्युनिटी वर्कर रह चुके थे। वो ब्लैक लोगों के बीच काम कर रहे थे, इसलिए उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी को चुना। लेकिन अमेरिका में राजनीति हवा में नहीं होती। कोई भी सीधा पैराशूट से उतरकर राष्ट्रपति या सांसद नहीं बन सकता। वहां जमीन से शुरुआत करनी पड़ती है। सबसे पहले काउंटी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर छोटे चुनाव लड़ने पड़ते हैं। फिर स्टेट सीनेट यानी राज्य की संसद में जाना होता है। उसके बाद देश की संसद जिसे यूएस सीनेट कहते हैं वहां पहुंचना होता है। साल 1991 में ओबामा अपनी लॉ की डिग्री पूरी करके वापस शिकागो लौटे। यहां वो एक सिविल राइट्स लॉ फर्म माइनर बार्नहिल एंड गलैंड में नौकरी कर रहे थे। अब वो महज एक कम्युनिटी वर्कर नहीं बल्कि एक तेज तर्रार वकील भी बन चुके थे और इसी कानूनी दिमाग के दम पर उन्होंने शिकागो की राजनीति में अपना पहला कदम रखा। साल था 1996। यहीं उनकी मुलाकात एक बेहद ताकतवर महिला एलिस पामर से हुई। एलिस उस वक्त इलिनॉय की स्टेट सेनेटर थी। उन्होंने ही ओबामा को राजनीति की एबीसीडी सिखाई और उनकी राजनीतिक गुरु बन गई। उसी साल एलिस पामर ने अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस का चुनाव लड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपनी स्टेट सेनेट की सीट खाली कर दी और ओबामा का नाम आगे बढ़ा दिया कि उनकी जगह ओबामा को टिकट मिले। सब कुछ एकदम परफेक्ट स्क्रिप्ट की तरह चल रहा था। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आ गया। एलिस पामर कांग्रेस का चुनाव हार गई। हारने के बाद वो वापस लौटी और उन्होंने ओबामा से कहा कि वो अपनी पुरानी सीट वापस चाहती हैं, इसलिए ओबामा चुनाव से पीछे हट जाए। यहीं पर दुनिया ने पहली बार ओबामा के अंदर बैठे उस खूंखार राजनेता को देखा। ओबामा ने अपनी गुरु के लिए कुर्सी छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। एलिस पामर हैरान रह गई। उन्होंने ओबामा के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। एलिस पामर उस इलाके में बहुत लोकप्रिय थी। अगर वोटिंग होती तो ओबामा का हारना लगभग तय था। लेकिन ओबामा ने चुनाव लड़ने का फैसला ही नहीं किया। उन्होंने वो रास्ता चुना जिसे अमेरिका में शिकागो पॉलिटिक्स कहा जाता है। शिकागो पॉलिटिक्स का सीधा मतलब है साम दाम दंड भेद का एक ऐसा खेल जहां शरीफों के लिए कोई जगह नहीं होती। इसका सिर्फ एक ही रूल है, चुनाव जीतने के लिए कानून की हर उस कमजोरी का इस्तेमाल करो जिससे विरोधी को मैदान से ही बाहर किया जा सके। अमेरिका में चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन फॉर्म के साथ कुछ हजार सपोर्टर्स के सिग्नेचर देने होते हैं। ओबामा ने वकीलों की एक भारी भरकम टीम हायर की। उन्होंने एलिस पामर और बाकी सभी विरोधियों के फॉर्म्स की एक एक लाइन को चेक करना शुरू किया। वकीलों ने फॉर्म में लोगों के सिग्नेचर्स में छोटी छोटी गलतियां निकालनी शुरू कर दी।
किसी का साइन मैच नहीं हो रहा था तो किसी का एड्रेस गलत था। नतीजा क्या हुआ? चुनाव आयोग ने एलिस पामर समेत ओबामा के चारों विरोधियों के फॉर्म रिजेक्ट कर दिए। सबको 1996 के चुनाव के मैदान से बाहर निकाल दिया गया। ओबामा के सामने कोई उम्मीदवार बचा ही नहीं और इस तरह ओबामा बिना एक भी वोट डले अपना पहला चुनाव जीत गए। जिस महिला ने ओबामा को राजनीति में उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, उसी गुरु का राजनीतिक करियर ओबामा ने हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। बंद कमरों में वो एक ऐसे खिलाड़ी थे जो जीतने के लिए अपनी गुरु की राजनीतिक बलि चढ़ाने से भी पीछे नहीं हटे। लेकिन एक स्टेट सीनेटर से पूरे अमेरिका का रॉक स्टार बनने के लिए ओबामा को एक बड़े मंच की तलाश थी और वो मौका उन्हें मिला साल 2004 में। स्टेट सेनेटर बनने के बाद ओबामा को समझ आ गया था कि सिर्फ राज्य की राजनीति से काम नहीं चलेगा, उन्हें एक नेशनल पहचान चाहिए थी। इसलिए उन्होंने वॉशिंगटन यानी देश की संसद यूएस सेनेट का चुनाव लड़ा। लेकिन इस चुनाव में ओबामा के जीतने की कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं है। यहां एक बार फिर ओबामा की वही खौफनाक शिकागो पॉलिटिक्स काम आई। यूएस सेनेट का उम्मीदवार बनने के बाद ओबामा के सामने उनकी ही डेमोक्रेटिक पार्टी का एक अरबपति नेता ब्लेयर हल खड़ा था। ब्लेयर के पास अथाह पैसा था और वो ओबामा से बहुत आगे चल रहा था। ओबामा का हारना लगभग तय लग रहा था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अचानक मीडिया में ब्लेयर हल के तलाक की सीक्रेट फाइलें लीक हो गई। इन फाइलों में लिखा था कि ब्लेयर ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी। बस फिर क्या था, ब्लेयर का करियर वहीं खत्म हो गया और ओबामा आसानी से अपनी पार्टी के उम्मीदवार बन गए। अब असली चुनाव में ओबामा का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के बेहद लोकप्रिय और हैंडसम नेता जैक रेयान से था। जैक रेयान को हराना ओबामा के लिए लगभग नामुमकिन था, लेकिन यहां भी वही पुराना खेल हुआ। अचानक जैक रेयान के तलाक के सील बंद दस्तावेज भी लीक हो गए। इन दस्तावेजों में जैक रेयान की पत्नी ने आरोप लगाया था कि जैक उसे पेरिस और न्यूयॉर्क के सेक्स क्लब्स में ले जाया करता था और वहां सबके सामने अजीबोगरीब हरकतों के लिए मजबूर करता था। पूरे अमेरिका में बवाल मच गया। जैक रेयान को शर्मिंदगी के मारे अपना नाम वापस लेना पड़ा। ओबामा के दोनों सबसे बड़े विरोधी अपने तलाक की सीक्रेट फाइलों के लीक होने से बर्बाद हो गए। ओबामा ने इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की और वो यूएस सेनेट पहुंच गए। अमेरिका के बड़े पत्रकारों ने लिखा कि यह सिर्फ ओबामा की किस्मत नहीं थी। इन फाइलों को मीडिया तक पहुंचाने के पीछे ओबामा की उसी खामोश शिकागो मशीन का दिमाग था। लेकिन उनकी किस्मत असली करवट लेने वाली थी साल 2004 में। अमेरिका के बॉस्टन शहर में डेमोक्रेटिक पार्टी का बहुत बड़ा जलसा चल रहा था। राष्ट्रपति चुनाव के लिए जॉन कैरी का नाम तय होना था। इस बड़े मंच पर बोलने के लिए एक ऐसे इंसान को बुलाया गया जिसे अमेरिका के ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। वो इलिनॉय का एक मामूली सा नेता था। उसका नाम भी लोगों को बहुत अजीब लगता था, बराक हुसैन ओबामा। ओबामा मंच पर आए। उनके पास बोलने के लिए सिर्फ 17 मिनट थे, लेकिन उन 17 मिनटों में ओबामा ने अमेरिका का इतिहास बदल दिया। उन्होंने मंच से दहाड़ते हुए कहा कि कोई लिबरल अमेरिका या कंजर्वेटिव अमेरिका नहीं है, कोई ब्लैक या व्हाइट अमेरिका नहीं है, सिर्फ एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। जब ओबामा मंच की सीढ़ियां चढ़े थे तो वो एक अनजान नेता थे, लेकिन जब वो ये स्पीच देकर नीचे उतरे तो अमेरिका का मीडिया एक अश्वेत व्यक्ति में देश का अगला राष्ट्रपति देख रहा था। यह वही अमेरिका था जहां अफ्रीकन ब्लैक लोगों को जानवरों की तरह गुलाम बनाकर रखा जाता था। व्हाइट हाउस की जिस आलीशान बिल्डिंग में राष्ट्रपति बैठते हैं, उसे भी ब्लैक गुलामों ने ही अपने हाथों से बनाया था। साल 1968 में अमेरिका में ब्लैक लोगों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ने वाले मार्टिन लूथर किंग जूनियर को सरेआम गोली मार दी गई थी। उनकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने ब्लैक और गोरे लोगों के बीच बराबरी का सपना देखा था। मार्टिन लूथर की हत्या के बाद पूरे अमेरिका में भयानक दंगे हुए थे। मार्टिन लूथर के अलावा मैल्कम एक्स और फ्रेड हैम्पटन भी अमेरिका की इसी ब्लैक पॉलिटिक्स का शिकार हुए थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस देश में ब्लैक पॉलिटिक्स करने पर सीने में गोली मार दी जाती है, वहां कोई ब्लैक आदमी कभी अमेरिका का राष्ट्रपति भी बन सकता है। लेकिन मार्टिन लूथर किंग की मौत के ठीक 40 साल बाद साल 2008 में ओबामा ने इस नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाया।
लेकिन कैसे कैसे एक देश जहां ब्लैक राइट्स मूवमेंट खून खराबे से भरा रहा है, वहां एक अश्वेत व्यक्ति में देश को प्रेसिडेंट मटेरियल मिल गया था? इसकी 5 बड़ी वजह थी। पहली वजह थी अमेरिकियों के पाप धोने की कोशिश। अमेरिका के गोरे लोगों में सदियों से गुलामी और रंग भेद का एक भारी अपराध बोध यानी व्हाइट गिल्ट था। उन्हें दुनिया और खुद को यह साबित करना था कि वो अब एक रेसिस्ट या नस्ल भेदी देश नहीं है। ओबामा को वोट देना उनके लिए एक तरह का कथारसिस यानी अपने पुराने पाप धोने जैसा था। दूसरी बड़ी वजह रही ओबामा की सेफ ब्लैक नेता वाली इमेज। जैसा अपने देश में चलता है गुड मुस्लिम बैड मुस्लिम डिबेट, कुछ वैसा ही। ओबामा 60 के दशक के नेताओं जैसे नहीं थे। वो सिस्टम से नाराज या गुस्से वाले ब्लैक नेता भी नहीं थे। ओबामा की परवरिश एक व्हाइट अमेरिकी मां और नाना नानी ने की थी। वो हार्वर्ड से पढ़े थे, वो गोरे लोगों के बीच पले बढ़े थे और उन्हीं की तरह एलीट अंग्रेजी बोलते थे। वो देखने में ब्लैक थे लेकिन उनकी सोच और रहन सहन व्हाइट मिडिल क्लास वाला था। इसलिए गोरे लोगों को ओबामा में कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। उन्हें ओबामा सेफ लगे। ओबामा की स्वीकार्यता की तीसरी बड़ी वजह रही खुद उन्हीं के अमेरिकन ड्रीम की शानदार मार्केटिंग। ओबामा ने कभी खुद को एक पीड़ित ब्लैक आदमी की तरह पेश नहीं किया। उन्होंने अपनी कहानी को नस्ल भेद के बजाय अमेरिकन ड्रीम की कहानी बताया। उन्होंने कहा कि एक केन्या के आदमी का बेटा हार्वर्ड जा सकता है और चुनाव लड़ सकता है। यही अमेरिका की महानता है। उन्होंने ब्लैक और व्हाइट अमेरिका की बात खत्म करके एक यूनाइटेड स्टेट्स की बात की। इस पॉजिटिविटी ने व्हाइट और ब्लैक लोगों को एक साथ उनके पीछे जोड़ दिया। चौथी बड़ी वजह की बात करें तो 2008 तक आते आते अमेरिका की जनता जॉर्ज बुश के खूनी युद्धों से बुरी तरह पक चुकी थी। उसी साल अमेरिका में भयंकर आर्थिक मंदी आ गई। लोग किसी भी कीमत पर वॉशिंगटन के उस पुराने सिस्टम को उखाड़ फेंकना चाहते थे। जनता को एक आउटसाइडर चाहिए था। ओबामा राजनीति में बिल्कुल फ्रेश चेहरा थे और उन्होंने लोगों को बदलाव की वही उम्मीद बेची जिसकी जनता को सबसे ज्यादा प्यास थी। और आखिरी बड़ी वजह रही नई जेनरेशन। 2008 तक अमेरिका में युवाओं की एक नई जेनरेशन वोटर बन चुकी थी। इन युवाओं के दिमाग में पुरानी पीढ़ी जैसा नस्ल भेदी जहर नहीं था। उनके लिए रंग से ज्यादा नीतियां मायने रखती थी। ओबामा ने इंटरनेट और सोशल मीडिया का पहली बार इतने शानदार तरीके से इस्तेमाल किया कि वो इन युवाओं के लिए एक रॉक स्टार बन गए। लेकिन इतने पुश फैक्टर्स के बावजूद ओबामा के लिए 2008 का चुनाव आसान नहीं रहा। उनके सामने अपनी ही पार्टी की सबसे कद्दावर नेता हिलरी क्लिंटन थी। किसी को नहीं लग रहा था कि यह नौसिखिया लड़का क्लिंटन परिवार के रुतबे को हरा पाएगा। लेकिन ओबामा ने मार्टिन लूथर किंग के उसी अधूरे सपने को अपना चुनावी हथियार बना लिया। उन्होंने अपना आइकॉनिक नारा दिया, होप एंड चेंज, यानी उम्मीद और बदलाव। ओबामा ने गुस्से की राजनीति नहीं की। उन्होंने लोगों को एक साथ आने का सपना दिखाया। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने पार्टी के अंदर हिलरी क्लिंटन को हरा दिया। इसके बाद फाइनल चुनाव में उनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के जॉन मैकेन से हुआ। ओबामा का जादू ऐसा चला कि सिर्फ ब्लैक लोगों ने ही नहीं बल्कि अमेरिका के व्हाइट लोगों ने भी ओबामा को छप्पर फाड़ कर वोट दिया। 4 नवंबर 2008 की वो रात आई। शिकागो के ग्रांट पार्क में लाखों लोगों की भीड़ खड़ी थी और तभी ये ऐलान हुआ कि अमेरिका को अपना पहला अश्वेत राष्ट्रपति मिल गया है, और वो भी 232 साल बाद। जिस व्हाइट हाउस को ब्लैक गुलामों ने ईंट दर ईंट जोड़ा था, मार्टिन लूथर की मौत के 40 साल बाद उसी व्हाइट हाउस में एक ब्लैक आदमी दुनिया के सबसे ताकतवर लीडर के तौर पर दाखिल हो रहा था। राष्ट्रपति बनते ही ओबामा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव खेला, जिसे दुनिया ओबामा केयर के नाम से जानती है। ओबामा ने चुनाव में जनता से वादा किया था कि वो अमेरिका के महंगे हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह बदल देंगे। वो बड़ी दवा और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के एकाधिकार को खत्म कर देंगे ताकि हर गरीब अमेरिकी को सस्ता इलाज मिल सके। उनके लेफ्ट विंग के सपोर्टर्स खुशी से पागल हो गए। उन्हें लगा कि ओबामा सच में वो मसीहा है जो कॉरपोरेट से लड़ेंगे। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे की कहानी कुछ और ही थी। व्हाइट हाउस के अंदर ओबामा उन्हीं बड़ी फार्मा कंपनियों और इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओज के साथ सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे थे, जिन्हें वो पब्लिक में गालियां देते थे। ओबामा को पता था कि अगर इन अरबपति कंपनियों ने विरोध किया तो उनका बिल कभी पास नहीं होगा। इसलिए ओबामा ने एक ऐसा समझौता किया जिसने उनके अपने ही कट्टर समर्थकों की पीठ में छुरा घोंप दिया। ओबामा ने अपने बिल से पब्लिक ऑप्शन का नियम ही हटा दिया।
इसे आसान भाषा में समझिए। पब्लिक ऑप्शन एक ऐसा नियम था जिसमें सरकार खुद अपनी एक सरकारी इंश्योरेंस कंपनी बनाती। यह सरकारी कंपनी मार्केट में प्राइवेट कंपनियों को सीधे टक्कर देती। जाहिर सी बात है, जब लोगों को सरकार से सस्ता इंश्योरेंस मिलता तो मजबूरन प्राइवेट कंपनियों को भी अपने रेट कम करने पड़ते। इससे जनता का फायदा और कॉरपोरेट्स का भारी नुकसान होने वाला था। ओबामा ने चुनावों में इसी पब्लिक ऑप्शन का वादा किया था, लेकिन बंद कमरों की डील में ओबामा ने इन अरबपति कंपनियों के आगे सरेंडर कर दिया और इस पब्लिक ऑप्शन को हमेशा के लिए कानून से ही बाहर निकाल फेंका। नतीजा यह हुआ कि प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को अपनी मनमानी करने की खुली छूट मिल गई। ओबामा केयर कानून बन गया, जिसके बाद हर अमेरिकी को हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही पड़ेगा। लेकिन इन प्राइवेट कंपनियों ने रातों रात अपना प्रीमियम बढ़ा दिया। जो कंपनियां पहले नुकसान में थी, वो ओबामा केयर की वजह से अरबों डॉलर का मुनाफा कमाने लगी। यह गरीबों की मदद के नाम पर कॉरपोरेट्स को दिया गया अमेरिका का सबसे बड़ा तोहफा था। ओबामा अंदर ही अंदर वही शिकागो पॉलिटिक्स खेल रहे थे, लेकिन ओबामा का असली रूप सिर्फ राजनीतिक डील्स तक सीमित नहीं था। जब कैमरे बंद होते थे तो इस नो ड्रामा ओबामा की जबान बहुत तीखी हो जाती थी। ओबामा को दुनिया नो ड्रामा ओबामा कहती थी। पब्लिक में वो हमेशा मुस्कुराते थे, लेकिन जब कैमरा बंद होता था तो इस मुस्कुराते हुए चेहरे का असली रूप बाहर आता था। साल 2009 की बात है। सिंगर काने वेस्ट ने एमटीवी के एक शो में पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट से बदतमीजी कर दी थी। इसके कुछ ही दिनों बाद ओबामा सीएनबीसी टीवी को इंटरव्यू देने के लिए बैठे थे। इंटरव्यू शुरू होने से पहले ऑफ रिकॉर्ड बातचीत चल रही थी। ओबामा को लगा कि माइक बंद है और उन्होंने इस विवाद के बारे में पूछे जाने पर काने वेस्ट को सीधा जैकेस कह दिया। जैकेस का मतलब होता है गधा या बेवकूफ। लेकिन वो ऑडियो माइक में रिकॉर्ड हो गया और पूरी दुनिया में लीक हो गया। नो ड्रामा ओबामा का ये गालियों वाला रूप दुनिया के लिए एकदम नया था। ऐसा ही कुछ साल 2010 में हुआ। अमेरिका के गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक तेल के कुएं में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया। लाखों गैलन कच्चा तेल समंदर में जहर की तरह फैलने लगा। मछलियों और परिंदों की लाशें बिछने लगी। अमेरिका की जनता गुस्से में थी और ओबामा का रवैया बिल्कुल ठंडा था। जब मीडिया ने ओबामा की खामोशी पर सवाल उठाए तो ओबामा को अपना कूल वाला मुखौटा उतारना पड़ा। उन्होंने एक इंटरव्यू में सरेआम भड़ास निकालते हुए कहा कि मैं शांत नहीं हूं, मैं तो बस ये ढूंढ रहा हूं कि इस बर्बादी के लिए मैं किसे लात मार सकता हूं। ये तो सिर्फ गालियों और गुस्से की बात थी, लेकिन उनका सबसे खौफनाक रूप व्हाइट हाउस के उस सीक्रेट सिचुएशन रूम में दिखता है, जहां हर मंगलवार को एक खुफिया मीटिंग होती थी। ओबामा के अफसर इसे टेरर ट्यूसडे कहते थे। यहां ओबामा के सामने मेज पर बच्चों के बेसबॉल कार्ड्स जैसे कार्ड रखे जाते थे, जिन पर कथित आतंकियों के चेहरे और बायोडेटा छपे होते थे। दुनिया की नजरों में ओबामा शांति के नोबेल प्राइज विजेता थे, लेकिन इस कमरे में वो एक जज और जल्लाद दोनों थे। वो खुद अपनी उंगली रखकर तय करते थे कि आज किस इंसान पर आसमान से मिसाइल गिरेगी। इसे व्हाइट हाउस की किल लिस्ट कहा जाता था। ओबामा के इशारे पर ड्रोन उड़ते और यमन से लेकर पाकिस्तान तक तबाही मचा देते। वो इतने बेदर्द हो चुके थे कि इस किल लिस्ट में उन्होंने अनवर अल अवलाकी नाम के एक अमेरिकी नागरिक को भी शामिल कर लिया था। बिना किसी कोर्ट ट्रायल के ओबामा के आदेश पर एक ड्रोन ने इस अमेरिकी नागरिक को भी राख के ढेर में तब्दील कर दिया। एक तरफ ओबामा शांति के भाषण दे रहे थे और दूसरी तरफ वो इतिहास के सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक करवाने वाले प्रेसिडेंट बन चुके थे। इन हमलों में कई बार शादियों और जनाजों पर भी बम गिरे और हजारों बेगुनाह लोग मारे गए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने ओबामा की स्किल लिस्ट को बेनकाब किया, लेकिन ओबामा ने मीडिया को भी नहीं बख्शा। सबसे पारदर्शी सरकार का वादा करने वाले इस नेता ने पत्रकारों की जासूसी का ऐसा जाल बिछाया जिसने अमेरिका के लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया। साल 2008 में ओबामा ने वादा किया था कि उनकी सरकार सबसे पारदर्शी होगी, लेकिन जब सरकार के काले सच मीडिया में लीक होने लगे तो ओबामा प्रशासन ने जासूसी का एक ऐसा जाल बिछाया जिसे देखकर कोई तानाशाह भी शर्मा जाए। अमेरिका की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी एपी के दफ्तर की 20 फोन लाइंस बिना बताए टैप कर ली गई। लेकिन सबसे खौफनाक खेल खेला गया फॉक्स न्यूज के एक पत्रकार जेम्स रोजन के साथ। बात साल 2009 की है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने नॉर्थ कोरिया को लेकर एक टॉप सीक्रेट रिपोर्ट तैयार की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि नॉर्थ कोरिया यूएन के सैंक्शंस का जवाब देने के लिए एक और नया न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। ये इतनी सीक्रेट जानकारी थी कि अमेरिका के टॉप अधिकारियों के अलावा
किसी को नहीं पता थी, लेकिन यह खुफिया जानकारी मीडिया में लीक हो गई। सरकार को पता चला कि स्टेट डिपार्टमेंट के एक कॉन्ट्रैक्टर स्टीफन किम ने यह जानकारी फॉक्स न्यूज के पत्रकार जेम्स रोजन को दी थी। इसके बाद ओबामा सरकार ने रोजन के पीछे अपनी पूरी मशीनरी लगा दी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने चुपके से कोर्ट से वारंट निकाले, जेम्स रोजन के पर्सनल ईमेल अकाउंट्स खंगाले गए, उनके फोन रिकॉर्ड्स की भी जांच की गई। यहां तक कि जब वो रिपोर्टिंग के लिए स्टेट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग में जाते थे तो उनके सिक्योरिटी बैज के जरिए उनकी पल पल की लोकेशन ट्रैक की जाती थी। वो कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, सरकार सब देख रही थी। जब ये पूरी बात दुनिया के सामने आई तो अमेरिका में भूचाल आ गया। ओबामा सरकार जेम्स रोजन को तो गिरफ्तार नहीं कर पाई क्योंकि अमेरिका में पत्रकारों की सुरक्षा के कड़े कानून बीच में आ गए थे। बाद में पता चला कि न्याय विभाग ने सिर्फ जज से वारंट निकलवाने के लिए रोजन को कागजों पर अपराधी बताया था। रोजन पर कभी कोई केस नहीं चला। रोजन तो बच गए, लेकिन खबर लीक करने वाला वो कॉन्ट्रैक्टर स्टीफन किम नहीं बच सका। ओबामा सरकार ने उस पर जासूसी के कानून के तहत केस थोप दिया। किम को अपना जुर्म कबूल करना पड़ा और उसे 13 महीने की जेल की सजा हुई। इस घटना ने ओबामा सरकार की इतनी फजीहत करवाई कि उनके न्याय मंत्री यानी अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर को सरेआम माफी मांगनी पड़ी। दबाव इतना बढ़ा कि सरकार को पत्रकारों की जासूसी करने वाले अपने नियम तक बदलने पड़े। ओबामा खुद को पारदर्शी बताते रह गए, लेकिन उनके दामन पर प्रेस की आजादी को कुचलने का यह काला दाग हमेशा के लिए चिपक गया। लेकिन ओबामा के दामन पर लगा सबसे बड़ा दाग जासूसी नहीं था, ये एक ऐसा खौफनाक ऑपरेशन था जिसमें अमेरिका की ही बंदूकें अमेरिका के ही गले की फांस बन गई थी। इस ऑपरेशन का नाम था फास्ट एंड फ्यूरियस। इसकी कहानी हॉलीवुड की किसी क्राइम थ्रिलर जैसी है। मैक्सिको के ड्रग माफियाओं को पकड़ने के लिए अमेरिकी एजेंसियों ने एक जाल बिछाया। उन्होंने जानबूझकर हजारों खतरनाक राइफल्स मैक्सिको के क्रिमिनल्स के हाथों में बिकने दी। प्लान यह था कि जब माफिया ये बंदूकें लेकर मैक्सिको जाएंगे तो अमेरिकी एजेंसियां बीच में ही हथियारों को ट्रैक करते हुए बड़े ड्रग लॉट्स तक पहुंच जाएंगी। लेकिन ये ओवर स्मार्ट प्लान बुरी तरह फेल हो गया। माफिया बंदूकें लेकर बॉर्डर पार कर गए और एजेंसियां उन्हें ट्रैक ही नहीं कर पाई। 2000 से ज्यादा राइफल्स मैक्सिको के अंडरवर्ल्ड में गायब हो गई। इन्हीं बंदूकों से सैकड़ों बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया और इस कहानी का सबसे खौफनाक दिन आया 14 दिसंबर 2010 को। अमेरिका के एरिजोना में मैक्सिको के ड्रग माफियाओं से मुठभेड़ में अमेरिका का एक बॉर्डर एजेंट ब्रायन टेरी मारा गया। जांच हुई तो अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। ब्रायन को मारने वाली गोली उसी बंदूक से चली थी जो ओबामा की एजेंसियों ने खुद माफियाओं को दी थी। पूरे अमेरिका में बवाल मच गया, लेकिन अपनी सरकार को बचाने के लिए ओबामा ने इन फाइलों पर ताला लगा दिया। यह तो अमेरिका के अंदर की बात थी, लेकिन अमेरिका के बाहर भी एक अलग तबाही मची थी। ओबामा ने 2008 में वादा किया था कि वो अमेरिका को युद्धों से बाहर निकालेंगे। पहला था इराक युद्ध और दूसरा था अफगानिस्तान। ओबामा का सबसे बड़ा चुनावी नारा ही यही था कि जॉर्ज बुश ने इराक में जो बेवजह की जंग छेड़ी है वो उसे खत्म करेंगे और अमेरिकी सैनिकों को घर वापस लाएंगे। उनके राष्ट्रपति बनते ही दुनिया को लगा कि अब अमेरिका हथियारों की होड़ खत्म कर देगा। इसी उम्मीद और नई कूटनीति के लिए ओबामा को साल 2009 में ही शांति का नोबेल पुरस्कार भी दे दिया गया। नोबेल कमेटी ने कहा कि ओबामा को यह इनाम परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के उनके विजन के लिए दिया जा रहा है। यानी उन्हें यह इनाम किसी काम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ उनके दावों और भाषणों के लिए एडवांस में ही मिल गया था। लेकिन हकीकत में वो अमेरिका के इतिहास के पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो अपने पूरे 8 साल के कार्यकाल में हर एक दिन किसी ना किसी देश से युद्ध लड़ते रहे। सबसे पहले बात इराक की। जॉर्ज बुश ने जिस इराक युद्ध की शुरुआत की थी, ओबामा चुनाव में उसका कड़ा विरोध करते हुए सत्ता में आए थे। उनकी राजनीति का सबसे बड़ा वादा ही यही था कि वो इराक से अमेरिकी सैनिकों को वापस लाएंगे। सत्ता में आते ही ओबामा ने इस वादे को पूरा करने की ठान ली। उन्होंने इराक से अमेरिकी फौज को वापस बुलाने का आदेश दिया। ओबामा को लगा कि इससे उनकी शांति दूत वाली इमेज और मजबूत होगी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। इराक में उस वक्त तक ना तो कोई पक्की सरकार बनी थी और ना ही वहां की अपनी सेना इतनी ताकतवर थी कि वो आतंकवादियों का सामना कर सके। इस जल्दबाजी का अंजाम बहुत भयानक हुआ। अमेरिकी सेना के जाते ही इराक में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया और इसी खालीपन का फायदा उठाया दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईसिस ने, जिसे दुनिया इस्लामिक स्टेट कहती है।
आइसिस ने इराक और सीरिया के कई शहरों पर कब्जा कर लिया और ऐसा खून खराबा किया जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। ओबामा अपनी इमेज चमकाने के चक्कर में एक पूरे देश को आतंकवाद की आग में धकेल कर वापस आ गए थे। इराक के बाद बात करते हैं अफगानिस्तान की। ओबामा इराक युद्ध को तो गलत मानते थे, लेकिन अफगानिस्तान को वो एक जरूरी जंग कहते थे। उनका तर्क था कि अल कायदा और ओसामा बिन लादेन को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर फोकस करना होगा। यही वजह थी कि युद्ध खत्म करने के बजाय ओबामा ने अफगानिस्तान में हजारों नए अमेरिकी सैनिक उतार दिए। अमेरिका की राजनीति में इसे सर्ज यानी फौज की तादाद बढ़ाना कहा गया, लेकिन यह सर्ज पूरी तरह से नाकाम रहा। अफगानिस्तान की जमीन अमेरिकी सैनिकों के लिए एक दलदल बन चुकी थी। आंकड़ों की बात करें तो जॉर्ज बुश के 8 साल के कार्यकाल में अफगानिस्तान में करीब 626 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, लेकिन ओबामा के 8 साल में यह आंकड़ा 1752 तक पहुंच गया, यानी बुश के दौर से लगभग 3 गुना ज्यादा मौतें। ओबामा ने जंग खत्म करने का वादा किया था, लेकिन वो खुद अफगानिस्तान की इसी खूनी जंग में उलझ कर रह गए। इसके बाद साल 2011 में ओबामा ने एक और ऐसा फैसला लिया जिसे वो खुद अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती मानते हैं। ये बात है लीबिया की। लीबिया में उस वक्त तानाशाह मुअम्मार गद्दाफी का राज था। वहां गद्दाफी के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया था। ओबामा पर अमेरिका और यूरोप के देशों का बहुत भारी दबाव था कि वो गद्दाफी को रोके। इसी दबाव में आकर ओबामा ने लीबिया में दखल दे दिया। अमेरिका और नाटो सेनाओं ने लीबिया पर भयंकर हवाई हमले शुरू कर दिए। नतीजा यह हुआ कि गद्दाफी की सरकार गिर गई और उसे बेदर्दी से मार दिया गया। ओबामा और उनकी तत्कालीन विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने इसे अपनी बड़ी जीत बताया था, लेकिन गद्दाफी के जाते ही लीबिया में ऐसा भयंकर गृह युद्ध छिड़ा कि वो देश आज तक एक खंडर बना हुआ है। वहां कोई सरकार नहीं बची और एक वक्त ऐसा भी आया जब वहां खुलेआम मानव तस्करी होने लगी। ओबामा ने गद्दाफी को तो हटा दिया, लेकिन उसके बाद लीबिया का क्या होगा इसका उनके पास कोई प्लान नहीं था। अपने राष्ट्रपति कार्यकाल के आखिरी दिनों में साल 2016 में ओबामा ने फॉक्स न्यूज को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में पत्रकार क्रिस वॉलेस ने उनसे पूछा था कि उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी गलती क्या थी। तब ओबामा ने खुद कबूल किया था कि लीबिया में गद्दाफी को हटाने के बाद के हालात के लिए कोई प्लान ना बनाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और फिर आया सीरिया का नंबर। सीरिया में ओबामा का रवैया उनकी कूटनीति की सबसे बड़ी नाकामी माना जाता है। सीरिया में भयंकर गृह युद्ध चल रहा था। बात अगस्त 2012 की है। ओबामा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीरिया को लेकर सार्वजनिक तौर पर एक रेड लाइन खींची थी। उनका यह रेड लाइन वाला बयान असल में एक खुली चेतावनी थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि अगर सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने ही लोगों पर केमिकल यानी रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया या उन हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की कोशिश भी की, तो ये अमेरिका के लिए एक रेड लाइन पार करने जैसा होगा और इसके जवाब में अमेरिका सीरिया पर भारी सैन्य हमला कर देगा। असद ने यह चेतावनी नहीं मानी। उसने केमिकल हमले किए और सीरिया में हजारों बेगुनाह लोग तड़प तड़प कर मर गए। पूरी दुनिया को लगा कि अब अमेरिका सीरिया पर टूट पड़ेगा, लेकिन ओबामा पीछे हट गए। उन्होंने कोई हमला नहीं किया। ओबामा के पीछे हटने का सबसे बड़ा कारण यह था कि वो अमेरिका को एक और नई जंग में धकेलने से डर रहे थे, लेकिन उनके इस एक फैसले ने दुनिया भर में अमेरिका का रुतबा कम कर दिया। उनके दुश्मनों को लगा कि ओबामा सिर्फ धमकियां देते हैं और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर रशिया ने सीरिया में एंट्री मार ली। उस वक्त असद की सरकार बच गई और ओबामा की रेड लाइन एक मजाक बनकर रह गई। जनवरी 2017 में ओबामा ने व्हाइट हाउस छोड़ दिया। एक तरफ सीरिया से लीबिया तक तबाही का मंजर था, दूसरी तरफ जासूसी के दाग। इतने बड़े दागों के बाद किसी भी राजनेता का करियर खत्म हो जाता, लेकिन ओबामा के साथ ऐसा नहीं हुआ। व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद ओबामा एक राजनेता से कहीं ज्यादा एक ग्लोबल सेलिब्रिटी और अरबपति बन गए। उन्होंने अपनी पत्नी मिशेल के साथ नेटफ्लिक्स के साथ करोड़ों डॉलर की डील साइन की। उनकी प्रोडक्शन कंपनी हायर ग्राउंड ने ऑस्कर जीतने वाली डॉक्यूमेंट्रीज बनाई। 2020 में ओबामा की किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड आई, जिसने बिक्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले, लेकिन राजनीति से वो कभी दूर नहीं गए। 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो ओबामा चुपचाप बैकग्राउंड में चले गए, लेकिन 2020 के चुनाव में जब जो बाइडेन खड़े हुए तो ओबामा ही वो ताकत थे जिन्होंने पूरी डेमोक्रेटिक पार्टी को बाइडेन के पीछे खड़ा कर दिया।
आज हम 2026 में बैठे हैं। पिछले एक दशक में अमेरिका की राजनीति बहुत उथल पुथल से गुजरी है। ट्रंप का दौर आया, बाइडेन का दौर आया और गया, फिर से ट्रंप का दौर आया, चुनाव हुए, लेकिन इन सबके बीच अगर कोई एक शख्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अल्टीमेट गॉडफादर या किंग मेकर बना रहा तो वो थे बराक हुसैन ओबामा। आज भी ओबामा जब पॉडकास्ट करते हैं तो करोड़ों लोग सुनते हैं। आज भी पार्टी के बड़े फैसले ओबामा की मर्जी के बिना नहीं होते। उनके परिवार की सादगी और उनकी कूल इमेज आज भी उन्हें लोगों का चहेता बनाए हुए है। आज भी जब वो किसी मंच पर आते हैं तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। आखिर क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण था उनका परिवार, और उस परिवार की सबसे मजबूत कड़ी थी मिशेल ओबामा। मिशेल कोई आम फर्स्ट लेडी नहीं थी। वो हार्वर्ड से पढ़ी हुई एक तेज तर्रार वकील थी। वो शिकागो के एक बहुत साधारण परिवार से आई थी और अमेरिका की आम जनता मिशेल में खुद को देखती थी। व्हाइट हाउस पहुंचते ही मिशेल ने शानदार लॉन को खुदवाकर वहां एक सब्जियों का बागीचा बना दिया। वो स्कूली बच्चों के साथ मिलकर खुद मिट्टी में हाथ डालकर सब्जियां उगाती थी। उन्होंने बच्चों का मोटापा खत्म करने के लिए लेट्स मूव कैंपेन चलाई। वो बड़े बड़े डिजाइनर्स के बजाय आम बाजार के कपड़े पहनती थी। जब भी ओबामा की नीतियां फेल होती थी, मिशेल अपनी शानदार स्पीच और सादगी से माहौल बदल देती थी। इसके अलावा ओबामा की वो कूल डैड वाली इमेज भी उनके बहुत काम आई। उनकी दोनों बेटियां माल्या और साशा डाइनिंग टेबल पर उनका खूब मजाक उड़ाती थी। वो ओबामा के बड़े कानों और उनके धीरे धीरे बोलने की बात पर खूब हंसती थी। बेटियां ओबामा को जमीन से जोड़े रखती थी और जनता को एक खूंखार फैसले लेने वाले राष्ट्रपति में एक बेबस और प्यारा पिता नजर आने लगता था। आज माल्या हॉलीवुड में एक फिल्म मेकर बन गई है, लेकिन उन्होंने अपनी फिल्म के क्रेडिट में अपना नाम माल्या ओबामा की जगह माल्या एन लिखा है। यानी वो अपने पिता के उस भारी भरकम साए से बाहर निकलना चाहती हैं। बराक ओबामा आज भी जब कहीं जाते हैं तो लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन व्हाइट हाउस के उन 8 सालों ने ओबामा की एक अलग ही तस्वीर उकेरी है। एक ऐसा नेता जो हर मंगलवार ड्रोन से लोगों को मौत मारता था। एक ऐसा राष्ट्रपति जिसके कार्यकाल में कई देश खंडर बन गए। एक ऐसा राजनेता जिसने अपनी इमेज बचाने के लिए पत्रकारों की जासूसी कराई, और वो विद्रोही लड़का जो शिकागो पॉलिटिक्स का सबसे शातिर खिलाड़ी निकला। शायद यही राजनीति का सबसे कड़वा सच है। यहां कोई भी राजनेता पूरी तरह से सफेद नहीं होता। हर चमकते हुए चेहरे के पीछे कुछ ऐसे काले पन्ने होते हैं जिन्हें हमेशा के लिए बंद कमरों में दफन कर दिया जाता है। लेकिन पूरी दुनिया की ब्लैक कम्युनिटी के लिए आज भी ओबामा एक उम्मीद की किरण की तरह है, जिसने अमेरिका की राजनीति में वो कर दिखाया जो 232 सालों में कभी नहीं हुआ था। और आज भी जब हम अमेरिका की तरफ देखते हैं तो जॉर्ज फ्लॉयड जैसे केसेस के बाद लगता है कि शायद फिर से अमेरिका में किसी और ओबामा का आना मुश्किल होगा। लेकिन काल के गाल में क्या समाया है यह किसी को नहीं पता, और हो सकता है फिर से कोई ब्लैक लड़का अमेरिकी पॉलिटिक्स के शिखर तक पहुंचे और कहलाए सत्ताधीश। आज के सत्ताधीश में बस इतना ही। बराक हुसैन ओबामा की जिंदगी से जुड़ी ये पूरी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस सत्ताधीश का एपिसोड लिखा था मेरे साथी और प्यारे मयंक ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी इरशाद ने। सत्ताधीश का ये पूरा एपिसोड बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आप और कौन से वर्ल्ड लीडर की कहानी सुनना चाहेंगे उसके बारे में भी कमेंट में हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।